मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है पाकिस्तान के किए जब दो टुकड़े, वो याद रखे भारत की विजय गाथा। इसे 76% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। 16 दिसंबर 1971 आज के ही दिन 49 साल पहले दुनिया ने भारत का दमखम देखा, बांग्लादेश के रूप में एक देश का उदय देखा और भारत के सामने दमनकारी पाकिस्तान का सरेंडर देखा, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर है। गिनीज बुक में भी उस सरेंडर का नाम दर्ज है। 4 बार जंग के मैदान में भारत के हाथों शिकस्त खा चुका पाकिस्तान अब भी सुधरा नहीं है। आतंकवाद का सप्लायर पाकिस्तान आज भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर से ही बगावत की आवाजें उठ रही हैं। कहीं एक बार फिर भारत को एक्शन में ना आना पड़े और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े ना करने पड़े। ये स्वर्णिम विजय मशालें हैं जो देश के वीर सपूतों के सम्मान में जल रही हैं। भारतीय सेना की 1971 में पाकिस्तान पर गौरवशाली जीत के 50 साल पूरे होने के अवसर पर अमर जवान ज्योति पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय मशाल प्रज्वलित की, ताकि देश के हर हिस्से में पाकिस्तान पर महाविजय की गाथा जन जन तक विजय ज्योति यात्रा के जरिए पहुंचे। आज ही के दिन बांग्लादेश आजाद हुआ था, तब से भारत और बांग्लादेश में इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जीत को बांग्लादेश में याद कर चुके हैं। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, ये रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था। वो भावना का प्रबल उमंग। 13 दिन चले युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना के पैरों से भारत ने जमीन खिसका दी थी। आकाश से, जमीन से और समुद्र के रास्ते से इस तरह भारत ने प्रहार किया कि पाकिस्तान के 9000 सैनिक मारे गए, जबकि 93,000 सैनिकों को घुटने के बल आना पड़ा। भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और तत्कालीन प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान न्याजी की तस्वीर आज भी भारत की जीत की सबसे यादगार तस्वीर है। इस लड़ाई का सबसे बड़ा कारण पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तानी सेना का जुल्म था और पाकिस्तान की दमनकारी नीति पर भारत की कड़ी नजर थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब के पूर्वी पाकिस्तान को मदद देने का भरोसा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से भारत के 11 एयरबेस पर हमला बोल दिया। भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू किया। भारतीय नौसेना ने अगले ही दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया और उसके करीब 15,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को अपने 93,000 सैनिकों के साथ जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था दुनिया की लड़ाई के इतिहास में। देश की बहस में चर्चा है कि करीब 50 साल बाद भी पाकिस्तान के पैर भारत के सामने कांपते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्या जो बाज आ जाए। सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, तभी उसको समझ आएगा। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान की हरकतें फिर उसके टुकड़े टुकड़े कराएंगी? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर हाँ या ना में अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल को जानते हैं, @NewsNation TV, न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। शो के दौरान देश की बहस की दर्शकों की क्या राय है, अंत में हम हमेशा दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं जो कि जाने माने सुरक्षा और आंतरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ मेरे साथ कमर चीमा साहब जुड़े हुए हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मेरे साथ
उमर अल्ताफ जुड़े हुए हैं, ये भी एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं मेरे साथ। थोड़ी देर में फकर यूसुफ जई जुड़ेंगे, वो भी एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं मेरे साथ। डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं, वो भी मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बख्शी साहब आपका, और बहुत सब आप आर्म फोर्सेस वालों को बधाई। आपने हाल ही के दिनों का सबसे बड़ा सरेंडर, इस 50 सालों का सबसे बड़ा सरेंडर अगर किसी ने कराया तो वो भारतीय फौज ने कराया। इसीलिए आप सब सेना वाले, चाहे वो सिंह साहब हो चाहे जनरल बख्शी हो, सब बधाई के पात्र हैं। देश के लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि हमने एक ऐसी विजय पाई पाकिस्तान पे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल हुई है। प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कमर चीमा जी, हमने तो विजय दिवस मनाया, आज आपने पराजय दिवस मनाया कि भाई हमारा देश तोड़ दिया। हाय 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 हाय, वो भी नियाजी था जो आपको डुबा के गया, ये भी नियाजी है जो आपको डुबा रहा है, इमरान खान नियाजी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आज के दिन भारत ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की और साउथ एशिया हारे सर, सरेंडर किया। दिख रहे हैं 93,000, वो दिख रहे हैं आपके जनरल नियाजी दिख रहे हैं पिस्तौल रखते हुए। 93,000 लोगों का सरेंडर। ऐसी सेना को तो चुल्लू भर में डूब मरना चाहिए जो आज भी पिज्जा बेच रही है। जमात मुफ्ती बैंगी की बुनियाद रखी, आप दहशतगर्द जमात मुफ्ती बैंगी को असला देते रहे। अरे क्यों मार रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के भाइयों को? वहां की माँ बहनों के साथ क्यों बलात्कार कर रहे थे आपकी सेना के लोग? इसका क्या जवाब है कमर चीमा? जनाब, अगर आपने इसी तरह दहशतगर्द जमातों को इस खित्ते में फंड करते रहे, श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव, पाकिस्तान हो, हर जगह पे आपके फुटप्रिंट याद रखे जाएंगे दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले। और पूरी दुनिया भी आपके पीछे बम्बू लेके पड़ी हुई है। पूरी दुनिया आपका गाना क्यों गा रही है? ओसामा बिन लादेन आप क्या क्यों पकड़ाया जाता है? दहशतगर्द चिल्ला रहे हैं। मसूद अजहर आप क्या क्यों रहता है? हाफिज सईद आप क्या क्यों रहता है? गोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए? अपने ही भाइयों के घरों में जाकर आप बलात्कार कर रहे थे और दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। जनरल बख्शी को लाऊंगा। कमर चीमा जी, कोई लॉजिक की बात करिए, कोई लॉजिक की बात करिए। ये कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है। अपने घर में अपने भाइयों की बीवियों का, अपनी बहनों का इनकी सेना के लोग बलात्कार करें और भारत हाथ में हाथ धर के बैठे रहे। यही किया था इन्होंने बांग्लादेश में जब वो पूर्वी पाकिस्तान था। बताइए क्या क्या किया था इन्होंने? देखिए, मैं समझता हूं किस्मत है कि मैंने और हमारे बैच ने उस युद्ध में शरीक हुए थे, हिस्सा लिया था। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी फौजें, हमने तभी हमला किया जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पहला वार किया। हमारे जो एयर बेसिस थे वेस्ट में और ईस्ट में, उनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। हमारी फौजों ने करारा जवाबी हमला किया। मात्र 13 दिन में हम 550 किलोमीटर चले अंदर ईस्ट पाकिस्तान के। हमने कितने बड़ी बड़ी नदियां 6 से 8 किलोमीटर चौड़े पाट वाली हेलीकॉप्टरों के जरिए पार करी। पैराट्रूपर हमने गिराए तांगेल पे, और 13 दिन में हमने ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया था। और वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा मास सरेंडर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मास सरेंडर, जिसमें नियाजी साहब और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने अपने हथियार डाल दिए थे, वो वहां पे हुआ। हमने बाजुओं के जोर पे एक नए देश का निर्माण किया, आज जो बांग्लादेश के नाम से जाना चाहता है। और ये एक डिसाइसिव कैंपेन था, एक डिसाइसिव ट्राई सर्विस कैंपेन, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, हमारी नेवी के एडमिरल नंदा और हमारे मिलिटेंट विंग बनाना और दूसरे मुल्कों में अफरा तफरी फैलाना, ये काम चिल्लाइए मत बीच में। और हमारे अरे भाई, अपनी माँ बहनों का बलात्कार ये कोई पाकिस्तानी कर सकता है? अपनी माँ बहनों का बलात्कार जो आपने किया ईस्ट पाकिस्तान में, वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? कमर चीमा, जनरल बख्शी कंक्लूड करिए। क्या इन्होंने अपने घर में ही जाकर अपनी माँ बहनों का बलात्कार नहीं किया था? बताइए जनरल बख्शी, क्या देखा जब आप वहां गए? इनकी आवाज कम करिए प्लीज। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आप जस्टिस हमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए।
जो कहती है कि वहां पे पाकिस्तान की फौज ने कोई 30 लाख बांग्लादेशियों को जान से मार डाला, 10 लाख औरतों की इज्जत लूटी और 1 करोड़ को भारतवर्ष में धकेल दिया। मुझे जवाब तो दे दो, भारत में कोई भारतवर्ष में रिफ्यूजी बना के धकेल दिए ताकि हमारी इकोनॉमी घट्टा बैठ जाए। इतने लोगों को खिला खिला कर मुफ्ती में हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाए और पाकिस्तान की जो अपनी प्रॉब्लम है वो भारत के सर मढ़ दी जाए। इन्होंने जनरल टिक्का खान को वहां भेजा जिसने की जेनोसाइड किया, कत्ल गारत का ऐसा भयंकर तांडव अभी तक देखा नहीं गया है। ये न्याय संगत युद्ध था, ये जस्ट वॉर थी जिसके चलते जनरल बख्शी ये कह रहे हैं ना मुक्ति वाहिनी का जवाब। 1 मिनट कमर जी, मैं आपको मुक्ति वाहिनी का जवाब सुनना है ना, मैं अभय दुबे से सुनवाता हूं, उनसे बेहतर आपको कोई जवाब नहीं देगा। बताइए अभय दुबे जी, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मुक्ति वाहिनी के सपोर्ट के लिए भारतीय संसद में ऐलान किया, यूरोप से लेकर अमेरिका तक गई, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी क्योंकि आप लोग अपने घर में अपनी मां बहनों का बलात्कार कर रहे थे क्योंकि वो बंगाली बोलते थे और आप उनको नीचा समझते थे। क्या ये सच नहीं है अभय दुबे? अभय दुबे जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए भारत और पाकिस्तान लगभग 1 दिन के अंतर से 2 राष्ट्र बने। लगभग 29 वर्षों तक पाकिस्तान में संविधान था ही नहीं। ये लगातार सेना के दबाव में अपने संविधान को सस्पेंड करते रहे और अराजकता का माहौल जो तब था आज भी वो मौजूद है। इतिहास साक्षी है कि भारत अमेरिका तक के, तब तो अमेरिका उस समय महाशक्ति हुआ करता था और देश इस बात का गवाह है कि जून के महीने में 1971 में अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर हिंदुस्तान आए, तब भी इंदिरा गांधी जी ने उन्हें चेतावनी भरे स्वरों में कहा कि अगर पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हमें मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा क्या एक्शन? तब मानिक शाह वहां मौजूद थे कांग्रेस का इंदिरा जी ने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि हम एक्शन के लिए मजबूर होंगे। तभी संकेत दे दिए गए थे। पाकिस्तान चीन की शरण में भी गया, चीन से कहा पाकिस्तान ने कि आप हमें क्या उपलब्ध कराइए, मगर पाकिस्तान ये चाहता था कि वो सीधे कमर जी बाजी अपनी आवाज ठीक करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊपर से आप चिल्ला रहे हैं, स्काइप पे चिल्लाते तो पता नहीं क्या होता है। अबे दुबे जी कंक्लूड करिए। जी, तो दृढ़ता से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और आज भी अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारी यहां वैसे मान्यता थी कि पड़ोसी बदला नहीं जाता, मगर भारत ने अपना पड़ोस बदल के बता दिया और बांग्लादेश का निर्माण किया। पाकिस्तान को आगाह करना चाहते हैं, आज भी अपने कॉप्टर से और ड्रोन से इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो ड्रग सप्लाई कर रहा है, वो टेररिस्ट के लिए वेपन्स ड्रॉप कर रहा है। पाकिस्तान बाज नहीं आया तो फिर उसको तैयार रहना चाहिए फिर से टुकड़े टुकड़े होने के लिए। ये सिर्फ भारत का प्रश्न नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आप पे प्रतिबंध क्यों लगाया बताइए पूरे विश्व को? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी तक मान चुकी है कि पाकिस्तान विश्व का एक ऐसा राष्ट्र है जो पनाहगाह बना हुआ है आतंकियों की, और समूचे विश्व के लिए पाकिस्तान अब खतरा बनते जा रहा है। भारत दृढ़ता से पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है और फिर आगाह करना चाहता है। ठीक है उमर अल्ताफ जी, मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे जानना चाहूंगा, मेरे बड़े सीधे सवाल का जवाब देना। 93,000 लोगों का सरेंडर, 4 बार पाकिस्तानी सेना की हार, अभी भी आपकी पाकिस्तानी सेना सुधरी नहीं है, पाकिस्तान पर शासन कर रही है, सही आवाजों को दबा रही है, बलूचों को पीट रही है, और ऊपर से अमेरिका में जाके आपके जनरल बाजवा एक दूसरे वाले पिज्जा बेच रहे हैं। यह आपकी सेना की औकात है। सरेंडर नहीं करेगी तो क्या करेगी? दीपक जी, अब आपने अपनी बात कर, मुझे भारत से गिला नहीं है, भारत ने जो किया 71 में किया, अब हमने आपके अंदर से खालिस्तान निकालना है और कश्मीर को आजाद कराना है। भूल जाइए, भूल जाइए, अब खालिस्तान निकलेगा, क्या खा गया है? खालिस्तान भी निकलेगा, आपने भी तो कुछ हुआ, कश्मीर पे भी पाकिस्तान आप जो स्मगल करते हैं उसका सेवन आपने तो नहीं कर लिया? आप जो अभय दुबे स्मगलिंग की बात कर रहे थे उसका सेवन आपने तो नहीं कर लिया? भारत में दिन में सपने देख रहे हैं, उनके लिए अब खालिस्तान बनेगा और आप पाकिस्तान अपना बदला आपसे पूरा कर लेगा, खालिस्तान बना हो जाएंगे और कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। अब होना ये पास होगा, हमने तो ये अपना ठीक है झंडा लहराएगा,
मुझे लग रहा है प्रेम शुक्ला जी को लाना पड़ेगा यहाँ पर। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लग रहा है इन्होंने उसी द्रव्य का इन्होंने उसी चीज का सेवन कर लिया जिसके लिए FATF कहता है कि इनके यहाँ से बहुत ज्यादा नशीले पदार्थों की स्मगलिंग होती है। पाकिस्तान का झंडा लहराने की बात कर रहे हैं कश्मीर में। निकलेगा भारत के अंदर से तो भारत में चीखें निकलेंगी। हर आदमी इस वक्त भारत में देख रहा होगा कि हमारे यहाँ पे देश की बहस में आज एक कॉमेडी करने कोई आदमी आया है जो बुरी तरह कॉमेडी और पढ़ाई दोनों में फेल हो चुका है पाकिस्तान में। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। खालिस्तान निकल रहा है, सिखों की डिमांड है खालिस्तान। अभी इंदिरा गांधी को अरे अपना घर संभाल लो यार, फिर भारत में देखना। खाने को दिल्ली में आप लोगों ने घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। हमारे कहावत है कि घर में खाने को रोटी ना हो, पड़ोसी के घर में जाके के देखो कि कहीं वो मिठाई तो नहीं खा रहा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, रुकेंगे नहीं उमर उल्ताफ। अभी फौज का करना है गोल्डन टेम्पल फतह करना, तो अब सिखों ने भी बदला लेना है भारत से और खालिस्तान बनेगा। बनेगा बलूचिस्तान पहले बन जाएगा और सिंध पहले आजाद हो जाएगा, पख्तूनख्वा निकल जाएगा, तो दिल्ली की आपका गिलगिट बाल्टिस्तान। प्रेम शुक्ला जी आपके ऑडियो में इशू है। जनरल बख्शी आप जवाब दीजिए, फिर मैं सिंह साहब के साथ जाऊंगा। दूसरे एक सिंह साहब बैठे हुए, फिर मैं बताऊंगा कि कितना घटिया देश है पाकिस्तान। जनरल सिंह, जनरल बख्शी। देखिए मैं साफ इनको दो टूक शब्दों में बोलना चाहता हूँ, जरा संभल के चले। डोंट टेम्प्ट फेट। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन हमको नक्शे बदलना आता है। आप अपनी ऊल जलूल हरकतों से बाज ना आए तो कश्मीर और खालिस्तान को 1947 में अखंड भारत भूल ही जाइए। आपको बलूचिस्तान देना होगा, आपको सिंधु देश अलग होगा, आपका पश्तूनख्वा अलग होगा, आपका गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके अलग हो जाएगा। 4 टुकड़ों में पाकिस्तान टूटेगा, इसका कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं जनरल सिंह, मैं सिंह साहब के पास चलता हूँ। कर्नल सिंह के पास। सिंह साहब मुझे बताइए, क्या आपकी भविष्यवाणी बताइए। आपने कहा CPEC नहीं बतेगा, अब ये भी भविष्यवाणी करिए कितने जल्दी पाकिस्तान के 3 टुकड़े और होंगे। आज विजय दिवस पर देश सुनना चाहता है ये। नहीं देखिए, पहले तो इन्होंने बात की मुक्ति बाहिनी की, तो इनको याद दिला दूं कि जमायते इस्लामी ने 71 की लड़ाई में 2 ब्रिगेड बनाए थे बांग्लादेश में, बांग्लादेशियों को मारने के लिए। उसका नाम था अल शम्स ब्रिगेड और अल बद्र ब्रिगेड। इनके ज़्यादातर ऐसे ही मजहबी नाम होते हैं इनके उसके। और उसको जो जमायते इस्लामी का जो उनका जो रोल रहा था पूरे उस दौरान 71 की लड़ाई के पहले, उसके लिए आपने देखा कि शेख हसीना ने कितनों को फांसी पे लटका दिया। और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की अभी कि उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाए, क्योंकि जमायते इस्लामी जो है मतलब वो उसके बिना ये चल नहीं सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 71 के बहुत सारी उपलब्धियां रही होंगी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी सीख थी, और वो सीख ये है कि मज़हब से कभी मुल्क नहीं बनता साहब। मज़हब से मुल्क नहीं बनता, धर्म से मुल्क बनता है। और इसमें इस बांग्लादेश वॉर की अगर आप उसमें एक सबसे बड़ी कोई उसका संदेश है तो ये है कि जो मुल्क मज़हब पे बनते हैं उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं। संस्कृति से मुल्क बनता है, धर्म से मुल्क बनता है। और इसमें हमारी जो संस्कृति जो थी, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो थी, वो कहीं मज़हब पे भारी पड़ी। अरे मज़हब तो निकलते रहते हैं, मज़हब पैदा होते हैं, मज़हब मरते हैं। जो चीज़ पैदा होती है वो मरती है। तो ये देखिए सबसे बड़ी ये इन्होंने यही गलतफहमी की कि मज़हब के नाम पे मुल्क बनाया। और ये देखिए इसमें संस्कृति भारी पड़ा मज़हब पे। बंगाली भाषा, उर्दू भाषा पे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, ये मोदी का सबक दें जाके। सुनिए, अरे आपको थोड़ा इतिहास हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये मोदी जी को आके ना भाषण दें। जो है रविंद्र संगीत जो है वो फंडामेंटलिस्ट सुन्नी कट्टरपंथ सुन्नी इस्लाम पे भारी पड़ा।
दूसरी बात, आप बड़ा इन्होंने ये गंदे शब्द मत निकालना, ये खालिस्तान वगैरह। आगे अगर तुमने खालिस्तान का नाम लिया, मैं गाली भी दे सकता हूँ, सामने होता देता तुमको। ऐसे ही मेरा आजकल ये दिमाग थोड़ा खराब चल रहा है। ये तो सिखों की बेहरमती कर रहे हैं। सुनो, इनको शर्म आनी चाहिए। खालिस्तान बना ना, सिख आपको खालिस्तान छोड़ेंगे बना नहीं। तो ये जान लो कि महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल जो था वो लाहौर में था, वो लाहौर में था। बेशक भारत तो टूटेगा ना, जहां भी दुनिया में है, आपका लाहौर में हम उनको भेज देंगे। तो ये जो गंदी जिहादी सोच जो है ना, इसको ये हमारे सामने मत लाना। बहुत बड़ा टुकड़ा भारत का तोड़ दिया गया। बात मैं कह रहा हूँ, 1947 का गम बलूचिस्तान का मजहब अलग है, पाकिस्तान से अभी भी तकलीफ है, का मजहब अलग है। कमर अल्ताफ साहब, आपको बोलने का वक्त मिलेगा, बीच में ना बोले, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अलग है। अभी तो दर्द बलूचिस्तान के लीडर बुख्ती ने कहा था कि मैं हजारों साल से एक बलूची हूं और पिछले कोई 100-200 साल से मैं मुसलमान हूं और 50 साल से पाकिस्तानी हूं। तो आप बताओ कि आपकी लॉयल्टी कहां होनी चाहिए? तो बलूचिस्तान अलग होगा। बलूचिस्तान पर तो आपने कब्जा किया था ना साहब, आपने 1948 में बलूचिस्तान पे कब्जा किया था कि नहीं? और दूसरी बात, आपकी फौज में सिखों ने बगावत कर दी थी 1984 में। वहां पे कोई नहीं बोलता, तो सिखों ने बगावत कर दी थी। कोई ये उर्दू में सिखों ने बगावत कर दी थी 1984 में। वो कोई सिखों ने अपना अलग मुल्क बना लेने या ये ऐसे शब्द नहीं बोलता, वहां सब जैसा ही सिखों ने भारतीय फौज में बगावत करके मजहब से कभी मुल्क नहीं बन सकता। और इसीलिए आपके मजहब के नाम पे ही टूटेगा, क्योंकि मजहब अपने साथ कुछ नहीं लेके आती है। मजहब न कोई भाषा लेके आती है, न कोई संस्कृति लेके आती है, न संगीत लेके आती है, न कला लेके आती है। क्यों दर्द हो रहा है उमर अल्ताफ साहब? क्यों दर्द हो रहा है? मैं प्रेम शुक्ला जी को लाऊंगा। उमर अल्ताफ सबके बीच में बोलते जा रहे हैं। उमर अल्ताफ जी, आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? प्रेम शुक्ला जी बताएंगे। प्रेम शुक्ला जी, बलूचिस्तान, सिंध सब बनने को तैयार है। गिलगिट बाल्टिस्तान पर जल्दी भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। बताइए उमर अल्ताफ को, सोल्जर्स कोई पता नहीं कहां के सपने देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या बर्ताव किया होता। लेकिन हम धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, और उसी धर्म का अभी आपके यहाँ बकराली स्क्रॉल निकला है, उसमें पूरी 4th सेंचुरी एडी की पूरी मैथमेटिक्स है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। तीसरा पाकिस्तान क्या पैदा करता है? सिंह साहब एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी आ गए, हो गया। इनको मालूम है, आपको मालूम है दीपक जी, वो इसको रिक्लेम कर रहे हैं, अरे भाई ठीक है प्रेम शुक्ला जी। सिंह साहब फिर आ रहा हूं आपके पास। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ 3 चीजें पैदा करने के लिए कुख्यात है। एक है, वो पैदा करता है आतंकवादी। पूरी दुनिया में कहीं आतंकवादी घटना हो, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलेगा ही। उमर अल्ताफ को दिखाइए। पाकिस्तान पैदा करता नशीले पदार्थ, और नशीले पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय जो नारकोटिक्स कंट्रोल एजेंसीज हैं, वो कहती हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और हुक्मरान तक नशीले पदार्थों की सौदागरी में संलिप्त पाई जाती है। पाकिस्तान तीसरी चीज पैदा करता गधे। तो आतंकवादी नशे और गधे, गधा नशे में आतंकवाद करने पर आमादा है। परिणाम क्या है? आज FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने की कगार पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 1965 तक भारत को आए दिन छेड़ने की कोशिश करता रहा, और जब भारत पलटा तो 1965 में लाहौर के नहर के बाहर तक हमारी सेना खड़ी मिली थी। बाप कर याकूब खां गए थे और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, यूनाइटेड नेशंस में अपने आका अमेरिका तक से कहा, साहब हमको माफ करवा दो। 1971 में दूसरी बार गलती की, और जब उन्होंने नरसंहार का पूरा जितना नरपिशाचों वाली स्थिति में जनरल टिक्का खां के नेतृत्व में 20 लाख निर्दोष बांग्लादेशियों का कत्लो गारत हुई, उसके बाद लाखों बांग्लादेशी महिलाओं पर
बलात्कार हुए, और जब वहां से 1 करोड़ लोग आकर भारत में अपनी रक्षा के लिए छत ढूंढते हुए आए, तब भारत ने मानवता के हित में एक ही प्रहार किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब फिर आमादा है, अगर इसी तरह बलूचियों पर इनका अत्याचार चलता रहा, सिंधियों पर चलता रहा, पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में चलता रहा, गिलगिट बाल्टिस्तान में चलता रहा, फाटा में चलता रहा, तो इतने टुकड़े में ये फटेगा। पाकिस्तान नाम का अपराधी राष्ट्र, पाकिस्तान नाम का दुष्ट राष्ट्र, जिसको पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर जाइए, अपने आप में पाकिस्तानी होना अपशब्द है। पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर किसी यूरोप के, अमेरिका के किसी इज्जतदार मुल्क के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर की कैविटी चेक होती है, यानी उसके शरीर के जितने छिद्र हैं सारे छिद्रों को चेक किया जाता है कि किसी तरह का आतंकी शस्त्र लेकर तो नहीं आया है। जिसकी ऐसी जो है स्थिति हो विश्व में, ऐसे बेशर्म गधे राष्ट्र के बारे में कुछ कहना, सिर्फ चूंकि 1971 का आज हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष है, भारत की शौर्य गाथा का स्वर्ण जयंती वर्ष है, क्योंकि भारत ने जो किया था शौर्य की, जिसके समक्ष 93,000 पाकिस्तानियों को बचाओ बचाओ, तौबा तौबा तौबा, अब हम फिर नहीं करेंगे करते हुए इनके जुल्फिकार अली भुट्टो हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समक्ष घुटने टेक कर आए थे, और जब घुटने टेक कर खड़े हुए तो भारत ने माफ करने की इनको जो है दयालुता दिखाई। लेकिन दुष्ट क्या होता है, दुष्ट बिच्छू का डंक मारना धर्म है। ये उसके बाद जब जान गए कि हम सेना से भारत से नहीं लड़ सकते, तो आतंकवादी पैदा करने लगे। इनके सेना के लोग व्यापार करते हैं, इनकी सेना भ्रष्टाचार करती है, गरीबों के बच्चों को रिक्रूट करके नशा पिलाकर आतंकवादी बनाकर फिदाइन बनाकर भारत भेजते थे, और जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई, अब इनकी औकात नहीं है कि भारत के। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 सेकंड के लिए विश्वरूप बनर्जी और उसके बाद इस बहस का अगला डायमेंशन खेलूंगा। मैं जानता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह साहब मेरे जुड़े हुए हैं, हमारे एक सिपाही मंगल सिंह के बेटे जो 1971 वॉर से गुम हुए थे, लेकिन अब पता चला है कोट लखपत जेल में बंद है। आज न्यूज नेशन सबसे पहले उनका मुद्दा उठाएगा, लेकिन उससे पहले विश्वरूप बनर्जी वाराणसी से। विश्वरूप जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र के बारे में? क्या आपको लगता है पाकिस्तान कोई मुल्क बचा भी है? थी हमारे देश भारत ने जो भी आज तक किया है, जैसे कि आज का दिन है 16 दिसंबर 1971 के दिन जो भी हुआ था, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया था पाकिस्तान से, और आज वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो मैं पहले तो बेसिकली ये कहना चाहूंगा, भारत अभी और हमेशा से फैक्ट्स पे बातें कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं नहीं लगता कि हम किसी भी चीज पे, किसी भी पॉइंट पे कोई चीज गलत बोल रहे हैं, और जो पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट दे रही है वो सब हवाओं में बातें हो रही हैं। यहाँ पे उनकी कुछ भी फैक्ट्स नहीं दिख रही हैं। मुल्क की हवा में जा रहा है जी, धीरे धीरे। विश्वरूप जी इंतजार करिए, आपकी और मेरे उम्र में ही हमको देखने को मिलेगा बनर्जी साहब कि अब पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क बचा नहीं है। सीधे चलता हूं बलजिंदर सिंह जी के पास। बलजिंदर सिंह जी, बताइए पाकिस्तान ने कैसा धोखा किया हमारे सिपाही मंगल सिंह साहब के साथ, हमारे वीर मंगल सिंह साहब के साथ? बताइए, आपको कब जानकारी मिली? क्योंकि 1971 की वॉर से वो गुम थे, क्या क्या किया पाकिस्तान ने उनके साथ, बताइए। और अभी आपके पास लेटेस्ट जानकारी क्या है? हमारे फादर को उन्होंने 72 में हमें, हमारी माता जी को पता चला कि रेडियो से उन्होंने सुना कि हमारे 2447-645 हमारे फादर का नंबर है, और उन्होंने बताया कि मैं जहाँ पर भी हूँ, जहाँ भी हूँ ठीक ठाक हूँ, और ठीक ठाक हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में से अगर कोई भी आदमी सुन रहा है तो मेरे घर में या मेरे बच्चों को कोई भी बता सकता है मैं जहाँ भी हूँ ठीक ठाक हूँ। ये 1972 की बात है, लेकिन ताजा जानकारी आपके पास क्या है? उसके बाद हाल ही के दिनों की 2012 में हाल ही के दिनों की सर 2012 में रिफुद्दीन नाम का आदमी पाकिस्तान से छूट के आया था। उसने आके खबर दी
कि मंगल सिंह नाम का आदमी वहां पे है और लिस्ट लेके आया था वहां से वो। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में पूरा पता किया तो फिर हमें पता चला कि वहां पे मंगल सिंह है। हम ठीक है, फिर आपने पाकिस्तान को कभी लिखा, और एक पाकिस्तान से बार कोई चिट्ठी मैं पत्री की, भारत सरकार से चिट्ठी पत्री की? हाँ जी, भारत सरकार से की, तभी उन्होंने ये अभी हमें लेटर भेजा है, तो उसी के लेटर के जरिए हमने अभी दोबारा आपसे बात की है सर। नहीं, लेटर में क्या लिखा भारत सरकार ने कि मंगल सिंह जी जेल में वहां पर बंद है? ये जानकारी भारत सरकार ने रिकन्फर्म करी, फिर से बताया आपको? नहीं, ये उन्होंने अभी की नहीं है, वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग 83 आदमी हैं जो जिनमें आपके फादर का नाम भी है। अच्छा, 83 आदमी है जिनमें आपके फादर का नाम मंगल भी सिंह है। नाम के आदमी हैं उसमें, और वो रिकन्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, मंगल सिंह एक वीर सैनिक। कमर चीमा, बड़े दोगले इंसान है पाकिस्तान की सेना। हमने आपके 93,000 छोड़ दिए, आपने हमारे एक मंगल सिंह को धोखे से पकड़ लिया और अब उनका नाम भी लिस्ट में निकल कर आ रहा है 50 साल बाद। ये मानवता है आपकी, ये आपका शौर्य है, ये आपकी सेना की कर्टसी है। हमने आपके 93,000 छोड़ दिए, आपने हमारा एक मंगल सिंह पकड़ लिया। ऐसी सेना को तो डूब के चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए। देखिए, मंगल सिंह हो या कुलभूषण यादव, मेरा ख्याल है सबकी लाशें जहां से जानी चाहिए, वो भी इंडियन फ्लैग के अंदर। सर, 93,000 जो छोड़े उनको भी याद कर लिए। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक। 93,000 इस पाकिस्तान में था, वो हमारा मुल्क था, हमारी जगह थी। आप कौन होते हैं भाई? आपको कौन पूछता है? आपकी क्या औकात है कि आप लोग ये बात भी करें कि आपने छोड़ा? तो आप तो अपने गुलाम है। आप तो मोदी जी के और बीजेपी के और आरएसएस के। सर, मैं कम से कम अपने देश में खुल के तो बोल सकता हूँ। आप बोल के बताइए, आपकी आईएसआई और आर्मी चोर है। बोल के बताइए, आईएसआई आर्मी और चोर है। अभी गोली पड़ेगी सर पे, अभी गोली पड़ेगी सर पे। मैं कम से कम अपनी सरकार के खिलाफ बोल तो सकता हूँ ना। आजादी के बाद अब आप आरएसएस की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हो। कमर चीमा, कम से कम फौज वालों की गुलामी तो नहीं कर रहा हूँ ना। कम से कम फौज वालों की गुलामी तो नहीं कर रहा हूँ ना। अपने घर में अपनी बहन और बेटियों का बलात्कार तो नहीं कर रहा हूँ ना। इतना घटिया मुल्क नहीं है हमारा, इतना घटिया मुल्क नहीं है हमारा। जनरल बख्शी, 93,000 हमने छोड़ दिए, मंगल सिंह को पकड़ लिया। बोलिए क्या जवाब देंगे कमर चीमा को? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 93,000 कैदी थे हमारे पास पाकिस्तान के। उनकी औरतें अपनी चूड़ियां तोड़ कर जाके भुट्टो के सामने रो रही थी। आप इनको बीच में चुप कराइए प्लीज। कमर चीमा, बीच में मत बोलिए। ये अपने टाइम में बोले। 93,000 डिबेट का तरीका है। बीच में फ्री के हीरो बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ, आप कोई फौजी है कश्मीर में? मैं कह रहा हूँ कि जो 93,000 कैदी थे, जब उनकी औरतें भुट्टो के सामने जाके रो रही थी, तब हमने उनको मानवता के नाम पे छोड़ दिया। और 56 कैदी इनके पास थे जिनमें शामिल हैं ये बेचारे जिनका नाम अभी लिया गया है। कमर चीमा, प्लीज मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा, सबके बीच में मत बोलिए। आप भी पागल कर दिया। उनमें से कई तो मर गए हैं कि जेलों में, आज तक नहीं छोड़ा। माना ही नहीं कि हमारे पास ये कैदी है, माना ही नहीं। ऐसा दोगला देश है। हम भी चाहते तो इनके 2-3 हजार कैदी अपने पास वापस रख सकते थे, जब तक हमारे वापस ना हो। हमने विश्वास में सारे दे दिए। 56 कैदी 1971 की जंग के अभी भी इनकी जेलों में सड़ रहे, पागल कर दिए हैं टॉर्चर कर करके। ये देखिए सर, इनको प्लीज चुप कराइए। कमर चीमा को ऑडियो डाउन। कमर चीमा, एक तो आप ऐसे स्काइप पे बैठे हैं, पाकिस्तान के स्काइप से मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, दूसरा आप इतनी अनर्गल बातें कर रहे हैं कि उसका ना सर समझ आ रहा है ना पैर समझ आ रहा है। जनरल बख्शी, कंक्लूड करिए, फिर मैं अभय दुबे के पास जाऊंगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमने 93,000 कैदी वापस कर दिए। बांग्लादेश की सरकार कह रही थी कि 150 पे वो मुकदमा चलाना चाहती है वॉर क्राइम्स का, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, मानवता के खिलाफ जुर्मों का।
फिर भी हमने वापस दे दिए कि हमारी गिरफ्त में है, चलो जाने दो, उनकी औरतें बेटियां रो रही। ठीक है साहब, इन्होंने हमारे 56 कैदी जो इस वॉर में, जो 1971 की जंग में इनकी कैद में आए थे, इनकी गिरफ्त में आए थे, आज तक वापस नहीं किए। टॉर्चर कर करके पागल कर दिए हैं, कई तो मार डाले हैं, सड़ के मर गए हैं इनकी जेलों के अंदर। ये इंसानियत का तरीका है साहब? हम भी 1000-1500 कैदी यहां रख सकते थे जब तक कि हमारे कैदी वापस ना किए जाए। इन्होंने तो देखिए हमसे तो रो रो के मांगे। भुट्टो साहब आए रोने कि इनको प्लीज दे दीजिए, मेरे हाथ स्ट्रेंथन करिए, मैं सब कुछ फैसला कर लूंगा कश्मीर का, ये वो। दोगला चोर अपनी जुबान पे मुकर गया, जाके अपने कैदी वापस ले लिए, हमारे आज तक नहीं दिए। इन पे तो कभी विश्वास करना जुर्म है, जुर्म है इंसानियत के बरखिलाफ। ठीक है, पागल लोग हैं बिल्कुल, ये। वाकई मैं मानता हूं पाकिस्तान पर विश्वास करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। डॉक्टर नमित वार्ष्णेय गाजियाबाद से मेरे एक सम्मानित दर्शक जुड़ चुके हैं। वार्ष्णेय जी, हमने तो 93,000 इनके छोड़ दिए, हमारे 56 पर ये आज तक बहाने बना रहे हैं। उनमें से एक मंगल सिंह को आज ढूंढ निकाला है देश की बहस में न्यूज नेशन ने। क्या कहेंगे पाकिस्तान के इस दोगलेपन पर? सर, पाकिस्तान का दोगलापन तो इस तरीके से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पता नहीं किस चीज पे घमंड कर रहा है, जो कि हमारा दिया हुआ है उसे, और उसने पूर्वी पाकिस्तान तो हार में ही दे दिया। अब ये पश्चिमी पाकिस्तान जो बलूचियों पे जो आक्रमण कर रहा है, पहले ही वहां के लोग गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी से त्रस्त है और त्राहिमाम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं। और वो भूल गया कि उसने 1971 में लड़ाई में क्या देखा था और कैसे उन्होंने घुटने टेक दिए थे हमारे भारत के सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। सीधे चलता हूं उमर अल्ताफ के पास। उमर अल्ताफ, हमने तो आपके 93,000 दे दिए, हमारे 56 लोगों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि झूठ बोलना पाकिस्तान का बेसिक चरित्र है, आपका कैरेक्टर है। देखिए, आपको 1971 में बड़ा शौक हो रहा था ना जंग में कूदने का, ठीक है ना, तो फिर हम क्यों दें अब आपके बंदे वापस? आ गए ना अपनी वाली पर। 93,000 क्यों मांगे थे? हाथ जोड़ जोड़ के आपके भुट्टो ने 93,000 हाथ जोड़ जोड़ के भुट्टो ने क्यों मारे थे? ये बताता है कि आप कितने दोयम दर्जा के घटिया नस्ल हैं। माफ कीजिएगा, आपके लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बताता है उमर अल्ताफ कि आप कितने दोयम दर्जे की घटिया नस्ल है। अब भरोसा हो रहा है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद फैलाता है इस सोच के साथ। अभय दुबे क्या कहेंगे इस सोच पर? हमसे 93,000 ले लिए, मिसेस गांधी के हाथ जोड़ जोड़ के, इंदिरा जी के हाथ जोड़ जोड़ के, अब कह रहे हम क्यों छोड़े? मंगल सिंह का भाव वापस नहीं आ रहा। दीपक जी, देखिए, यही बुनियादी स्वभाव है इन लोगों का। और आप देखिए, आप धैर्य पूर्वक समझिए, कभी भी भारत ने अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं की कि पड़ोसी देशों से संबंध बिगाड़े। 1947-48 आपने कबायलियों का हमला किया, वहां मुंह की खानी पड़ी। 65 में आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर फिर कोशिश की जम्मू कश्मीर के लिए, फिर आपने मुंह की खाई। 71 में फिर आपको सबक सिखाया। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तो लाहौर समझौता बस लेकर गए थे, उन्होंने तो वो जज्बा दिखाया, उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, अच्छे रिश्ते हमको करने होंगे। क्या दिया आपने? उसके एवज में आपने कारगिल हम पर थोपने की कोशिश की, फिर आपने मुंह की खाई। हमारी संसद पर आपने हमला कराने की कोशिश की, आपने अक्षरधाम पर हमला कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम संयम रखते रहे। हमने कहा कि किसी हद तक पड़ोसी को समझाने की कोशिश होनी चाहिए। जब आपके आतंकी हमले बढ़े, आपने मुंबई जैसा कसाब पकड़ा है जिसको स्वीकार आतंकवाद था। उसके बाद हमने लगातार कोशिश की और 5 आपकी सीमा में घुसकर 5 बार हमने आपको सबक सिखाया। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको अखंड भारत का बुखार जो चढ़ा हुआ है ना, नवाज शरीफ को व्यक्तिगत रूप से अनियोजित तरीके से वो बधाई देने के लिए आपने क्या किया? उसके बदले आपने पठानकोट में आतंकी हमला दिया, आपने उसके बाद पुलवामा का हमला किया। उमर अल्ताफ, खामोश हो जाइए। पाकिस्तान अभी कटोरा लेकर खड़ा है और भारत के सामने आपका इमरान खान नियाजी हाथ जोड़े कि एक बार बात तो कर लीजिए, अपनी औकात तक बात करिए। कंक्लूड करिए भाई दुबे जी। आज जो हमारा संकल्प है,
हमने रिजोल्यूशन पास किया है। भारत के सारे राजनीतिक दलों ने अपनी पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया है। अगला कदम हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, उसकी मुक्ति का है। आज इसको नोट करके रख लीजिए। भारत में सारे दल दृढ़ प्रतिज्ञ है। उससे पहले हम खालिस्तान आपके अंदर से निकाल लेंगे और आप देखते रह जाएंगे। सुनो कमर अल्ताफ, आपको पता है ये हिस्टोरिकल फैक्ट है दुबे जी। कमर अल्ताफ, आपको पता है आपके पास टेंट लगाने के पैसे नहीं थे। गांधी जी आपको 55 करोड़ रुपए नहीं दिखाते तो आपकी आधी नस्लें नंगी भूखी सो जाती वहां पर। भूल मत जाइए। अभी टाई कोट पहनकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दाढ़ी बढ़ाइए, नहीं तो ये भी कटवा देंगे। वैसे ही चाइना वाले सब कटवाने वाले हैं। सीधे चलता हूं मैं यहाँ से। एक मिनट रुक जाइए उमर अल्ताफ, रुक जाइए। सीधे चलता हूँ सिंह साहब के पास। सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, ये आरएसएस बड़ा चिल्ला रहे हैं, अखंड भारत बड़ा चिल्ला रहे हैं। आरएसएस होती वाकई सत्ता में तो क्या 1947 में धर्म के नाम पर देश ले जाते? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये कहना कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं, ये सही नहीं है। पड़ोसी बदले जाते हैं। आखिर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश को बना दिया ना, तो पड़ोसी तो बदल गया। और 1947 के पहले कौन से पड़ोसी थे? और ये किसने आपको कह दिया कि इतिहास मतलब इतिहास एक जगह ठहर जाता है? तो मैंने वही कहा कि आपने 93,000 प्रिजनर्स की बात की, और 93,000 प्रिजनर्स को इन्होंने मालूम है क्या किया जब हमने इनको यहाँ से छोड़ा? इन्होंने जाके उन्हीं प्रिजनर्स को जिनको हमने छोड़ा था, वो जाके बलूचिस्तान में वो 73 में उन्होंने कहर ढाना शुरू कर दिया अपने बलूचिया पे। वही 93,000। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि हमने उनका सही इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे लोगों को ग्लोबल जिहाद की समझ नहीं थी। आप ये जान ले कि पाकिस्तान के लिए कोई नहीं लड़ता है। वो लड़ता है तो सिर्फ जिहाद के नाम पे, और ये आज से नहीं, ये 1947 से ये है। वहाँ पर फाइटर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में नहीं पैदा होते, वो जैश मोहम्मद के एकेडमी है भावलपुर और लश्कर तोयबा के एकेडमी में पैदा होते हैं। जिस दिन ये बात आप समझ लेंगे, उस दिन आपकी सारी जो युद्ध की नीति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसीलिए जब हम प्रॉक्सी वॉर की बात करते हैं, वो एक जिहादी वॉर का एक स्वरूप है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दरिंदगी जो है, ये दरिंदगी उनके खून में है। और ये क्यों ये इनके खून में है? क्योंकि इनका जो इतिहास जो है, वो इनके पूर्वज जो हैं वो इनको चैन की नींद सोने नहीं देते, और इनका जो भविष्य है वो इनको मरने नहीं देता। ये बीच में आइडेंटिटी क्राइसिस में लटके हुए हैं। अरे जो आदमी अपने पूर्वजों से भागता हो, जो आदमी अपने इतिहास से उसका भविष्य क्या होगा? आपने कभी इस पे गौर किया है? ठीक है सिंह साहब, आपके सवाल को फकर यूसुफ जई के पास लेके जाता हूं। फकर यूसुफ जई, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान का अपना कोई इतिहास है? दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज पाकिस्तान के कटोरे में कितने डॉलर गिरे? रियाद तो मिलनी बंद हो गई है, अब कहीं से थोड़े मोटे डॉलर ही आ सकते हैं, क्योंकि आपको रियाद देना तो सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। तो आज पाकिस्तान के कटोरे में कितना पैसा आया? फिर सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। जनरल बख्शी, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी के बाद आपके पास। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप जो बात कर रहे हैं कि कितने डॉलर्स मिले या कितने डॉलर्स, इस वक्त पाकिस्तान के पास 21 बिलियन US डॉलर के रिजर्वायर मौजूद है इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं आपसे। कॉमेडी शो में नहीं बैठे सर, सीरियस डिबेट शो है ये। उनसे सबको पता है कर्जा का ब्याज चुकाने के लिए कर्जे ले रहे हैं फकर यूसुफ जई साहब। क्यों झूठ बोल रहे हैं? और झूठ बोलने से क्या गरीब पाकिस्तानी के पेट में खाना चला जाएगा? तो मैं बोलता हूँ जी भर कर बोलिए।
नहीं, अगर झूठ बोलने से गरीब पाकिस्तानी के पेट में खाना चला जाएगा तो जी भर के बोलिए। आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप लोगों की सैलरी दे पाए, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप अपने कर्जे की किस्तें दे पाए, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप अपने कर्जे का ब्याज दे पाए। ब्याज देने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं और आप बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। गजब है फकर यूसुफ साहब, मेरी बात सुने। झूठ बोलने में कितने बड़े एक्सपर्ट हैं आप लोग। मेरी बात सुने। मैं आपको नहीं झूठ नहीं, मैं वही आपको फिक्स एंड फिगर बताऊंगा जो मौजूद है इस वक्त। मैं उसकी बात कर रहा हूं। बात की आपने बिल्कुल, पाकिस्तान ने कर्ज लिया हुआ और पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें आधे से ज्यादा पैसा जो है उस इंटरेस्ट में मार्कअप में जाता है जो पाकिस्तान कलेक्ट करता है सालाना। ये बात नहीं मैं कह रहा। आपने बात की कि पाकिस्तान उधार पाकिस्तान ने लिया हुआ है या पिछली हुकूमतों ने लिया हुआ है, और इस हुकूमत ने भी बहुत बड़े बड़े लोन्स उठाए हुए हैं और वो वापस भी करने हैं। वो कैसे करने, ये एक अलग बहस है। ये मैं नहीं कहूंगा कि यार ये कोई बहुत अच्छी बात की है, ये बहुत अच्छा काम किया हुआ कि पाकिस्तान ने लोन्स उठाए हुए वो वापस करने। उसको एट द एंड जो पे बैक करना है ना, हम जैसे आम लोगों के ऊपर उसका बर्डन पड़ेगा। बिजली महंगी होगी, पेट्रोल कल महंगा, आज महंगा हुआ है 3 रुपए पर लीटर, बाकी चीजें महंगी होंगी, नए टैक्सेस लगेंगे, लोगों की जिंदगियां मजीद मुश्किल होंगी। कर्ज लेना कोई वो बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती से हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान को 1947 से लेके और 2020 तक कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी कोई किसी और डोनर के पास, कभी दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान को करना क्या है, अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। बेशक ये वाली हुकूमत हो या पिछली हुकूमतें हो या आने वाली किसी और की हुकूमत हो, जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ नारों से और बातों से नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान ये नहीं होगा। यहाँ पे छोटी सी बात मैं करूंगा, सर आप गधे बेचिए और पाकिस्तान के गधों से अपनी इकोनॉमी संभालिए, वही आपको मुबारक हो फकर साहब। आपकी आइडियोलॉजी को समझने वाला मुझे नहीं लगता, ना तो ये अल्ताफ बैठे हुए हैं या एक कमर चीमा बैठे हुए हैं। कमर चीमा जी आपका तो मैं अभी रुकिए, चीमा जी किस का कीमा बनेगा आज के शो में बताऊंगा आपको। प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, ये फकर जी को समझ पाएंगे? कह रहे हैं कि हम कर्जा उतारेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 22 बिलियन, कितने बिलियन इन्होंने बोला है? मेरे ख्याल से उतने शून्य इनके कटोरे में भी नहीं होंगे जो अपने खजाने में करने की बात कर रहे हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय तरफ गूगल में भिखारी टाइप करने पर पाकिस्तान का जो है ऑप्शन दिया जाता है, तो पाकिस्तान को पूरे विश्व की, पाकिस्तान जब से कायम हुआ तब से सऊदी अरेबिया खैरात पे जी रहा था, गल्फ कंट्रीज की खैरात पे जी रहा था, टर्की की खैरात पे जी रहा था, मलेशिया से खैरात मांग रहा था। पूरी दुनिया की खैरात पर तो पाकिस्तान जिंदा रहा, हथियार मांगता रहा चोरी चोरी, परमाणु बम बनाया तो चोरी चोरी चीन से चुरा कर ले आने वाली टेक्नोलॉजी। इनके पास अपना खुद का क्या है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की दुर्दशा पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री अपने जो है भैंसे बेचकर तो खर्च चलाते हैं, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। लेकिन आतंकवादी पैदा करना, देखिए पाकिस्तान की जो बुनियाद है, जो पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम को मानने वाला मुसलमान था, वो तो भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। लेकिन जो यजीद के पीछे खड़ा था मुसलमान, वो पाकिस्तान चला गया और ये यजीदियत के लोग निर्दोषों का कत्ल करेंगे, मासूमों पर कहर बरपाएंगे। ये बांग्लादेश में जब बंगाल में जाएंगे तो 20 लाख निर्दोषों का कत्ल करेंगे, 10 लाख निर्दोष महिलाओं पर बलात्कार करेंगे, बलूचिस्तान जाएंगे निर्दोषों पर बलात्कार करेंगे, निर्दोषों का कत्ल करेंगे, भारत में निर्दोषों को मारने की योजना बनाएंगे, पूरी दुनिया में निर्दोषों को मारेंगे। साहब इमाम हुसैन को, निर्दोष इमाम हुसैन की कत्ल करने वाले यजीद की जो विचारधारा है, उस यजीद की विचारधारा पर पाकिस्तान की नींव है। और शैतान से आप जो है कभी भी अपेक्षा न करें कि शैतान कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। शैतान हमेशा कुरान में भी वो चीज ढूंढेगा जिसमें यजीदियत के पीछे यजीदियत जैसी चीजों को खड़ा किया जा सके। और पाकिस्तान का पिछले 70-72 वर्षों का इतिहास यही है कि पाकिस्तान सतत हमेशा से वो मानवता की कत्ल करने पर रहा। वो बलूचिस्तान में आज मानवता का कत्ल कर रहा है, उसने बांग्लादेश में मानवता का कत्ल किया। मस्जिदों में जो लोग सिजदा करने के लिए खड़े हैं, नमाज अता करने के लिए मस्जिदों में खड़े लोगों की हत्या करवाने वाला, इसका शैतान क्या हो सकता है? ब्रेक लेना है प्रेम शुक्ला जी। झांगवी जैसे तत्वों
को पालने वाला, ऐसी शक्तियों को पालने वाले को, ये यजीद के पीछे, जिस दिन कयामत का दिन होगा, ये सारे यजीद के पीछे खड़े होंगे। ये पैगंबर मोहम्मद के पीछे खड़े होने वाली जमात मुसलमान नहीं है। ठीक है, ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिस मुक्ति वाहिनी को आतंकी संगठन बना रहे थे, वो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि पाकिस्तानी सेना के लोग अपने घर में घुस के अपनी ही देश की मां बहनों की इज्जत लूट रहे थे। 30 लाख महिलाओं की इज्जत लूटी गई 1 साल के अंदर। यह है पाकिस्तानी सेना का शौर्य। ब्रेक के बाद फिर बहस जारी रहेगी।